अगर मैं आपको कहूं कि मोदी जी ने चुनाव से पहले हथियार डाल दिए हैं, आरएसएस ने अपनी विचारधारा को पीछे खींच लिया है और भले ही वो अब की बार 400 पार की बात करें, लेकिन ये सिर्फ संख्या का मामला होगा। आपको कैसा लगेगा अगर ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है और उसने स्वीकार कर लिया है कि उसके जो अपने मुद्दे थे, अपने जो मसले थे, अपनी जो सोच है, वो सोच भारत की सोच नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उस सोच की तरफ चल पड़ी जो बीजेपी की सोच के खिलाफ है, लेकिन भारत की सोच है। आप कहेंगे जलेबी है, इस जलेबी को सरल करता हूं। मोदी जी क्या बांट रहे हैं? मोदी जी बांट रहे हैं गारंटी। मोदी जी की गारंटी, पिछली गारंटियों का क्या इतिहास रहा है, उनकी गारंटी की क्या अहमियत है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो गारंटियां अब मोदी जी दे रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं वो क्या है? कल मैंने मारीच का उदाहरण दिया था। क्या ये हिरण का रूप धारण करके कुछ और हैं? क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा विचारधारा को समझना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी कहती है राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। और इसका जब इसकी व्याख्या आप किसी भी राष्ट्रवादी विचारधारा से करें, इसका मतलब होता है कि सब कुछ राज्य के लिए है, स्टेट के लिए है, राजा के लिए है। मेरा जीवन सरकार के लिए है, मेरी संपत्ति सरकार के लिए है, मैं सरकार के लिए हूं और मेरी अभिव्यक्ति भी सरकार के लिए है। मैं कुछ भी सरकार के खिलाफ ना बोलूं और सरकार जो चाहे उसको मैं चुपचाप स्वीकार करूं। उसके बारे में अगर मैं कुछ बोलता हूं तो मैं देशद्रोही हूं या राजद्रोही हूं। दुनिया भर में चाहे आप हिटलर का दौर देख लें या मुसोलिनी का देख लें या किम जोंग उन का देख लें या पुतिन का देख लें या कोई और जो आपको तानाशाह लगता हो, इदी अमीन हो या कोई और हो, तो जहां पर राष्ट्रवाद आता है वहां राष्ट्र ऊपर होता है, देश ऊपर होता है, नागरिक गौण होते हैं। उन व्यवस्थाओं में जिसकी आरएसएस हामी है, राष्ट्रवाद, उसमें सरकार जनता के लिए नहीं होती है, जनता सरकार के लिए होती है। बातें कुछ भी बनाए, मीठी मीठी राम राज्य के उदाहरण दे वगैरह वगैरह, लेकिन राष्ट्रवाद कहता है कि राष्ट्र प्रथम। और इस आधार पर जो राष्ट्र की आइडेंटिटी है, राष्ट्र की पहचान है, उस सब के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और इंसानियत को कुर्बान कर सकते हैं। अब अगर आपने राष्ट्रवाद को समझा तो अब आप समझेंगे कि मोदी की गारंटी जो है वो किस तरह से राष्ट्रवाद की परिभाषा के विपरीत है। और जिन वामपंथियों को दिन रात पानी पी पी कर ये गाली, कल मेरे पास किसी ने लिखा कि वामपंथियों के बिक गए। हमने कहा भैया जिसके पास पैसे नहीं वो कहाँ से खरीद लेगा। खैर, और जो सबसे अमीर है उसके नाम पे बिकने की कोई बात नहीं करता। बहरहाल, तो अब क्या है कि आप मोदी की गारंटियों को ध्यान से देखें और जिसको थोड़ी भी राजनीतिक समझ है वो ये समझे कि ये मोदी जी किस विचारधारा की बात कर रहे हैं। ये आरएसएस की विचारधारा तो नहीं। किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 सालाना कर देंगे, 6,000 की जगह 12,000 सालाना। भाई आप तो उसको मुफ्तखोरी कहते हो। आपकी विचारधारा कहती है कि कैपिटलिज्म में पैसा अडानी अंबानी को देना चाहिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहिए। जब उद्योगपति उद्योग लगाएंगे अपनी तरक्की करने के लिए तो लोगों को भी टुकड़े मिल जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। ट्रिकल डाउन थ्योरी अर्थशास्त्र की याद कीजिए, उसमें यह समझाया जाता है कि सबसे ऊपर के गिलास में आप पानी भरते जाइए, नीचे के गिलास में धीरे धीरे सबको मिल जाता है, नीचे तक चला जाता है। पूंजीवाद यही कहता है, लेकिन भारत ने जो पूंजीवाद का स्वरूप देखा वो क्रोनी कैपिटलिज्म है, क्योंकि ये सिलेक्टिव पूंजीवाद है। इसमें गिन चुन के परिवारों को धन दिया जाता है और वो धन जनता तक कभी नहीं पहुंचता है। वही परिवार और उन्हीं के आसपास के लोग उसका फायदा उठाते हैं। इसको और समझने के लिए आप याद कीजिए वो दौर जब हम भारत में पूंजीवाद की तरफ जा रहे थे और कोई 10 साल पुरानी बात है, इस देश में लोग ये कहने लगे थे कि सरकारी नौकरी अब कौन करेगा। सरकारी नौकरी में पूरी ज़िंदगी खट के काम करो, ना कुछ होता, ना धीरे धीरे प्रगति होती है, ना कुछ होता है। कॉरपोरेट में काम करेंगे, तेज़ ग्रोथ होगी। ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो कॉरपोरेट में जाएंगे और बड़े सारे लोग
सरकारी नौकरियां छोड़कर कॉरपोरेट की तरफ जा रहे थे। ये दौर हमने देखा। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद था, पूंजीवाद बढ़ रहा था, और पूंजीवाद जब अपना कारोबार करने जा रहा था उस प्रोसेस में बहुत सारे दूसरे लोगों को भी पैसा मिल गया, काम मिल गया, क्योंकि वो पूंजीपति के धंधेबाजी के टूल थे, वो लोग उसके साथी थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे ये हुआ कि जब क्रोनी कैपिटलिज्म आया तो ये पैसा, देखिए ना, वो बिजली का, अगर मान लीजिए अडानी जी अगर पैसा प्लांट लगा के कमाते हैं तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन अडानी जी अगर सरकार से सेटिंग करके महंगी इंपोर्टेड कोयला सरकार को टिकाते हैं, उसके दाम, जैसा कि फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था, घुमा फिरा के हवा में बढ़ा के ले आते हैं, तो जब वो सेटिंग करके ही दाम बढ़ा लेंगे और पैसा बना लेंगे तो इसमें लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? इस अंतर को आप समझिए। तो कैपिटलिज्म जो है वो कहता है कि लोगों को सब्सिडी मत दो। मनमोहन सिंह भी इसका जिक्र करते थे, लेकिन एक कांग्रेस में एक दूसरा भी सोच थी, सोनिया गांधी वाली, जो नरेगा मनरेगा टाइप की बात करते थे, शिक्षा की गारंटी करते थे, जिसने राइट टू एजुकेशन दिया, गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 25% रिजर्वेशन दिया। अब वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जब उनकी सरकार आएगी तो पता चलेगा। तो ये जो दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक व्यवस्था है जो कहती है कि आम आदमी को दो, जिसको हम कहते रहे हैं वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। तो मोदी जी जो बात कर रहे हैं, इनकी विचारधारा कल्याणकारी राज्य के खिलाफ है। उसको ये मुफ्तखोरी मानते हैं, रेवड़ी मानते हैं, और ये हमेशा कहते रहे हैं। लेकिन भारत की जनता ने, चाहे वो केजरीवाल की नीतियां हो या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का गारंटी वाला नैरेटिव हो, वो कांग्रेस की गारंटी थी, और उसको संभाल कर जब वो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो ये पूंजीवाद को पोषित करने वाला जो भेड़िया है भारतीय जनता पार्टी, वो हिरण की खाल पहनकर आ जाता है और बात करता है वामपंथियों वाली, समाजवादी वाली। तो एक नजरिए से देखा जाए तो मोदी जी ने इस बात के लिए गलती मान ली है कि उनकी नीतियां सही नहीं है, लेकिन क्या चुनाव के बाद जैसा अभी तक वो अलग अलग गारंटियों में करते आए थे, वो जनता को फिर तीसरी बार धोखा देंगे? दोबारा से वो क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ जाएंगे? यानी एक बार उल्लू बना के जो कुछ बोलना है बोल के वोट ले लो, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, पता नहीं क्या क्या। खैर, अब जो गारंटी वो लेकर आए हैं, किसान को 12,000 सालाना देंगे। निश्चित तौर पे ये किसी वामपंथी सरकार में हो सकता है, या कांग्रेस पार्टी जो वेलफेयर स्टेट की बात करती रही है। 5 सालों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। भाई, सरकारी नौकरियां दी जानी चाहिए, सरकारी कर्मचारियों का शोषण नहीं होना चाहिए, ठेकेदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। जो काम परमानेंट है उसमें ठेके पे आदमी क्यों रखोगे? अस्पताल में पर्चा 365 दिन बनता है, लेकिन वहां खिड़की पे बैठने वाला आदमी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर क्यों होगा? वो परमानेंट एम्प्लॉय क्यों नहीं हो सकता? तो अब आप सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हो। ये अलग बात है कि आप जब सरकार में आ जाते हो तो सरकारी नौकरियां भरते ही नहीं हो। पिछली सरकार का पूरा हिसाब पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से 35 लाख नौकरियां पेंडिंग हैं। इसी तरह से 450 में सिलेंडर देंगे, कांग्रेस ने कहा 500 में देंगे, ये बोले 400 में देंगे। फिर से वेलफेयर स्टेट, इसको तो आप रेवड़ी कहते हो। इसके साथ साथ लाडो प्रोत्साहन योजना में 2 लाख का लड़की के जन्म पे सेविंग बॉन्ड देंगे। महिला थाना होगा जिले में, महिला डेस्क, एंटी रोमियो स्क्वाड। नारी समान अधिकार का आपका मुद्दा कब से हो गया? ये तो अम्बेडकर का मुद्दा है, ये मुद्दा तो वामपंथियों का मुद्दा है। स्त्री पुरुष में समानता नहीं होनी चाहिए। भाई, आप तो परंपरावादी, राष्ट्रवादी, और राष्ट्रवादी जो विचारधारा होती है वो सत्ता के अनुरूप होती है, चाहे वो पुरुष सत्ता हो, चाहे जातियों की सत्ता हो, चाहे वो किसी तरह की सत्ता हो। तो ये तो पुरुष सत्ता को तोड़ने वाली बात कर रहे हो आप। लेकिन बात वही है कि जब आइडियोलॉजी की बात आती है तो जब ये लागू करने जाएंगे तो इनकी विचारधारा बीच में आएगी। लेकिन अभी इन्होंने हिरण की खाल पहन ली है। बच्चियों को स्कूटी, ये मुफ्तखोरी नहीं है। देश भर में एम्स की तरह के बहुत सारे मेडिकल साइंस के इंस्टीट्यूट बनाएंगे। भाई, आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूट क्यों बनाओगे? आप तो प्राइवेटाइजेशन के हकदार हो। आप तो कहते हो कि अस्पताल चलाना सरकार का काम नहीं है।
आप तो बोलते हो कि सरकार तो सिर्फ जमीनें देने के लिए स्कूलों को और अस्पतालों को, और आदमी अगर अस्पताल का खर्चा अफोर्ड ना कर पाए तो लोगों का बीमा करवा दो ताकि अस्पतालों की दुकान चलती रहे। यहां तो आप कह रहे हो कि हम सरकारी अस्पताल बनाएंगे, यानी आप सरकारी अस्पताल और नेशनलाइज एसेट होने की विचारधारा किसकी है? चीन में सब कुछ किसका है? सरकार का है ना। उत्तर कोरिया में किसका है? सरकार का है ना। सोवियत संघ में किसका होता था? सरकार का होता था ना। तो सरकार के तो आपकी विचारधारा छोड़ के आप हार मान के बैठे हो। सही बात यह है कि आप हार मान के बैठे हो, आपको सत्ता की ताकत चाहिए, लेकिन आपकी विचारधारा हार गई है, आपका राष्ट्रवाद हार गया है, आप वामपंथ के चरणों में पड़े हो, आप कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के सामने साष्टांग प्रणाम कर रहे हो, जैसे कि आपने संगोल के लिए किया था। किसान की जमीन का मुआवजा दिया जाएगा, जमीन पे किसान का हक है, ये नीति किसकी थी? और एक्वायर करके जमीन रामदेवों को गोंडा में बिजली घर बनाने के लिए लाठी गोलियां चलाकर आदिवासियों की जमीन को उठाकर खदान बनाने के लिए कौन सी सरकार दे रही थी? अब आप कह रहे हो सरकार का हक, अब किसान का हक दिख रहा है। आप इससे देखिए कि किस तरह से पूरी आइडियोलॉजी इन्होंने दांव पर लगा दी है। किसानों की उपज खरीदी की बात, भाई वो कह रहे हैं कि हमको मिनिमम गारंटी दो, सरकार प्रोटेक्शन दे, तब तो आप गोलियां चलाते हो, डंडे बरसवाते हो। आज भी हरियाणा के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, पूरी खबर दबा दी है गोदी मीडिया ने, आज भी बैठे हुए हैं, बोरों में भर भर के पीटा गया था उनको। और किसान वैसे किसान हितैषी हैं, पहले भी कितने समय तक किसान यहां बैठे रहे, कितने किसान मर गए, 700 के करीब किसान मरे थे, कुछ नहीं किया आपने। जब चुनाव आया हारने लगे तो किसान कानून वापस ले रहे हैं ये बोल दिया, लेकिन आज तक किसान कानून वापस लेने का आपने आदेश नहीं दिया है। यूनिफॉर्म के लिए 1200 की वार्षिक सहायता गरीब परिवारों के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत, फर्टिलाइजर, मिड डे मील, खनन, पीएम आवास, जल जीवन जैसी घोटालों की एसआईटी जांच कराएंगे। अब आप सोचिए, गरीब कल्याण योजना के लोगों को 5 साल तक फ्री में राशन देंगे। फ्री में राशन कहाँ मिलता है? आपको पता है सोवियत संघ में रोटी फ्री थी, जितनी रोटी खानी है खाओ, सरकार देगी। कौन देता है? समाजवादी देते हैं। अब जिस संविधान को बदलने की बात कर रहे थे आप कुछ समय पहले तक, अब आप कह रहे हो कि समाजवाद, सेकुलरिज्म कोई हटा के दिखाए वहां से, हम लड़ेंगे उसके लिए संविधान से। अभी तक तो आप सेकुलर शब्द को आपने गाली बना दिया था। तो अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी तरह से अपनी सारी की सारी जो इनकी विचारधारा है, भाई मेरा मानना ये है, अगर आपके पास में बेचने के लिए जो है वो बाजार में लेके जाओ। मेरे पास कांच है भैया, मैंने बहुत बढ़िया तराशा, इसको खरीद लो। मैं कांच को हीरा कह के क्यों बेचूं? या मेरे टमाटरों को मैं दूसरे टमाटर की किस्म बताकर क्यों बेचूं? इसका मतलब यह है कि मेरे टमाटर में खोट है, मैं भी मानता हूं। और अगर आप ये मानते हैं कि आपकी विचारधारा घटिया है, आपके मानते हैं कि आपकी विचारधारा में खोट है, उसके अंदर इंसानियत के लिए जगह नहीं है, उसके कारण ये देश तबाह बर्बाद हो गया और उसको बहुत सारी सब्सिडी देने की जरूरत पड़ेगी, तब आपको ये मान लेना पड़ेगा कि आपको इस देश में राज्य करने का अधिकार नहीं है। लेकिन सत्ता की ताकत झूठ बोलकर, रंग बदलकर, नीलवर्ण सियार बन के आप अगर हासिल करना चाहते हो तो ये भले ही आप हासिल कर लो, लेकिन चुनाव तो आप पहले दिन हार चुके हो, क्योंकि आपकी नीतियां और आपका सारा का सारा आपकी विचारधारा हार चुकी है। भाई 2019 में राहुल गांधी तो मिनिमम गारंटी स्कीम लेके आया था, 72,000 सबको देंगे। दुनिया भर का सब्सिडी पे राशन इस देश में लोगों को मिलता था। हम सब ने देखा है, राशन की दुकान पे सस्ता राशन मिलता था। पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी थी ताकि लोड ना पड़े, दूसरी चीजें महंगी ना हो, आम आदमी का जीवन चैन से रहे। यही तो वेलफेयर स्टेट था ना। मनमोहन सिंह आए, नरसिंह राव आए, किसी और विचारधारा से आए थे।
घुसाने की कोशिश की उन्होंने वेलफेयर स्टेट, लेकिन कांग्रेस की नीतियों ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। आप मुझे कांग्रेसी कह सकते हो, लेकिन जब मैं कोई बात कर रहा हूं तो वो कभी भी किसी के पक्ष में जा सकती है। और आज एक चीज़ और मान लीजिए, भले ही ये इतनी वेलफेयर स्टेट लेके आए हैं, वेलफेयर स्कीम्स, लेकिन हमको ये तय करना पड़ेगा कि सचमुच का वेलफेयर की सोच रखने वाला कौन सा दल है, कौन सा घटक है और कौन सा गठबंधन है। क्योंकि अगर अडानी, अंबानी, ये सब 5, 7, 10 जो उद्योगपति हैं, उनके लिए अगर सरकार चलेगी और ये मुफ्त अनाज और ये सब वादे करके हमसे वोट ले लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमारे साथ हुआ है पहले, 10 साल का रिकॉर्ड है, तो सावधान होने का समय है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी तो हारा हुआ चुनाव लड़ रही है। दरअसल इनका प्रोडक्ट पिट चुका है, तो अब इन्होंने दुकान पे दूसरे का प्रोडक्ट रखा है जो इनके सामने था। जिस किस्म का ये माल बेचते हैं उस किस्म का माल घटिया है, नुकसान करता है, इसलिए कोई लेना नहीं चाहता। तो अब इन्होंने दूसरी किस्म का माल रख लिया है और अपने माल को, अपनी शराब को दूसरों की बोतल में भर दिया है। उम्मीद करता हूं सारी बात आप समझ गए होंगे। नमस्कार, जय हिंद।